हम तो बस दिल का हाल लिखते हैं, हम तो बस दिल का हाल लिखते हैं और लोग बोलते हैं कि आप कमाल लिखते हैं। वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आज हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 7 लेकर, और एपिसोड नंबर 7 आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और आज हम आपको बिल निकालना सिखाएंगे। सर बिल? कौन सा बिल सर? इलेक्ट्रिक बिल। लड़का देखो कितना ध्यान से देख रहा है, ठीक है। तो यानी आज आपको हम इलेक्ट्रिक बिल निकालना सिखाएंगे, और इलेक्ट्रिक बिल निकालना तो सिखाएंगे ही, साथ में आपके लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ा कर जाएंगे। और आज इस चैप्टर के पूरी तरीके से खत्म करके ही जाएंगे। तो आ गए हैं आपके एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 7 लेकर, और आज आपको पढ़ के इलेक्ट्रिक बिल निकालने आ जाएगा। और आज से आप इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीख जाइएगा। हाँ सही सुन रहे, इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं इधर चला उधर चला। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई तो दे रहा है ना मेरे बच्चों? दिखाई दे रहा है सर, ऑफ कोर्स, ठीक है। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग KWH यानी किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहला चीज, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह टॉपिक हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब तक उस टॉपिक आप इंपॉर्टेंस को नहीं समझिएगा, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप उसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा, और आपको वो टॉपिक और सब्जेक्ट से नफरत हो जाएगा, और प्यारी सी लुलिया से प्यार हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको लुलिया से प्यार हो, हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस से प्यार हो। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि हम सही इलेक्ट्रिक बिल निकाल सके। अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल सकते। आप इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल पाइएगा तो सोचिए आपको कितना शर्मिंदगी महसूस होगा इस मॉडर्न टाइम में। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक बिल सही निकाल पाए तो आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आना ही चाहिए, इसका कंसेप्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम सही इलेक्ट्रिक बिल निकाल पाए। अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल पाएंगे। क्या आप चाहते हो कि हम इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल पाए? हाँ सर, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल निकाल पाए। सर कैसे बात कर रहे हैं सर, हम क्यों चाहेंगे सर हम ना निकाल पाए? हम भी चाहते हैं इस दुनिया में तरक्की करें, हम औरों से आगे निकले। तो चलिए आपको हम बता दिए सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, तो वैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई दिक्कत? तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो वैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? किलोवाट आवर। KW मतलब किलो, H मतलब आवर, यानी किलोवाट आवर में मेजर करेंगे। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर, KWH में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर। आप बोलिएगा सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर इसके लास्ट में एनर्जी है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल होता है, एनर्जी का तो ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल में निकालना चाहिए सर, किलोवाट आवर में क्यों? तो वो बता दें कि जूल एक बहुत छोटा यूनिट है। जूल जो है, ठीक है, जूल जो है ये बहुत एक छोटा यूनिट है, और जूल बहुत छोटा यूनिट होने की वजह से कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए KWH यानी किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर में। कोई पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो जूल में मेजर करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है।
ठीक है। तो आप बोलना कि हाँ करना चाहिए, लेकिन जूल बहुत छोटा यूनिट है तो कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत होगा, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किलोवाट आवर में सर मेजर करते हैं। गजब के लेड़ो सर, आपको ही नहीं मालूम है। ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत, जैसे आप खुद फील किए होंगे, मान लीजिए आपको कोई कॉइन्स दे दिया, कॉइन सिक्का, 1-1 रुपया का सिक्का दे दिया, ठीक है, 10,000, ठीक है, आप काउंट करोगे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, तब तक उधर से कोई बोलेगा विशाल, तुम बोलोगे हाँ क्या है, ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, कितना कितना था, अरे यार काउंटिंग भूलवा दिया यार, बट ठीक है फिर से काउंट कीजिएगा। लेकिन वही अगर नोट हो 2-2 हजार का, 10,000 है, 1 2 3 4 5, 10,000 हो गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। यानी जितना बड़ा रहेगा उतना कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो ये बड़ा यूनिट है किलोवाट आवर, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकलता है उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम लोग याद है आपको, हम लोग पढ़े थे पावर का फॉर्मूला, वर्क बाई टाइम। पापा वह तुम्हारी है, तुम्हारी है, पापा वह तुम्हारी है, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर डब्लू, डब्लू माने वर्क। अब एक बात बताइए, किसी वर्क माने काम होता है, किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो वर्क है वो कंप्लीटली एनर्जी पर डिपेंड है। अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो हम ज्यादा काम करेंगे, एनर्जी कम है तो कम काम करेंगे, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं करेंगे। यानी बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी है तो वर्क है, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं है। मतलब वर्क के बदले में एनर्जी लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो हो जाएगा P इक्वल टू E बाई टी हो जाएगा, E बाई क्या हो जाएगा, टी। अब ये टी डिवाइड में से तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा P इंटू टी इक्वल टू E। मतलब एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी, आप लोग स्कूल में पीटी करते हैं ना, यानी पावर इंटू टाइम। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू पीटी, पीटी उषा, पीटी, पीटी उषा, ठीक है, यानी पीटी, पीटी उषा, ठीक है, पावर इंटू टाइम। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किस में करते हैं तो आप जानते हैं किलोवाट आवर। यानी पावर अगर वाट में दिया होगा, पावर अगर वाट में दिया है, ठीक है, तो उसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। और टाइम आवर में है तो ठीक है, सेकंड में दिया होगा तो आवर में चेंज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब आगे देखो, मैं तो यहां चला वहां चला, आज पढ़ाने भी चला, पढ़ाने भी चला, पढ़ाने भी चला। अब देखो, अब यहां तक तो हम सीख गए, यहां तक सीख गए। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक बिल निकालना बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक बिल निकालना बहुत आसान है। आपके घर पे एक मीटर लगा होगा, उस मीटर में पता चलता है कि कितना यूज हुआ है। तो देखो, अब एक बात याद रखना कि मीटर वाले जो भैया आते हैं, जो मीटर वाले भैया आते हैं, ठीक है, जो बिजली बिल वाले भैया आते हैं, उनसे पूछना कि भैया कैसे रुपया चल रहा है, तो भैया बोलेंगे 1 यूनिट का 7 रुपीज, 1 यूनिट का 7 रुपीज। हाँ, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अगर आप गुजरात में तो वहाँ कुछ और होगा, अगर आप पटना है तो वहाँ कुछ और होगा, गोरखपुर है तो कुछ और होगा, बोकारो है तो कुछ और होगा। मतलब ये सिटी टू सिटी क्या करता है, डिपेंड करता है, जगह टू जगह क्या करता है, वेरी करता है, बदलते रहता है। तो मान लो भैया बोले 1 यूनिट का 7 रुपीज है, तुम बोलोगे 1 यूनिट का 7 रुपीज, ठीक है। अब तुमको मालूम ही नहीं कि यूनिट क्या होता है, तुम बोलोगे 1 यूनिट का 7 रुपीज, हाँ होता है, हाँ ठीक, ठीक है भैया, ठीक है। क्योंकि आगे तो तुम जानते ही नहीं हो तो क्वेश्चन क्या करोगे, क्या पूछोगे, बोलोगे 1 यूनिट का, हाँ 1 यूनिट का 7 रुपया है, 1 यूनिट का 7 रुपया है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर लेड़ कहेंगे तुमको आखिरी चीज मालूम है, ठीक है। अब देखो भैया, हो सकता है कि कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक बिल का कर लिए और इलेक्ट्रिक बिल का कैलकुलेशन किए, ठीक है, तो आयर रियल में 350 और वो तुम्हारे घर में बोल रहे हैं कि 400 हुआ, 400। अब तुमको तो इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, तुम बोलोगे कि मम्मी 400 हुआ, भैया 400 मांग रहे हैं। अब तुम लाओगे 400 दे दोगे, भैया लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे होगे, यूनिट क्या होता है उसका मतलब समझोगे और तुम बोलोगे कैसे हुआ 400, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। और तुम भी कैलकुलेट करेंगे तो मान लो निकल के आया 350 रुपीज, तो बोलिएगा तो 350 रुपीज हो रहा है, तो भैया बोलेंगे अच्छा अच्छा सॉरी, बगल वाला के बिल आपको बता दिए। यानी भैया तुमको लेढ़ बना के जा रहे थे, 50 रुपये तुम बचा लेगा अगर ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज हमसे पढ़ेगा। तो बता दें कि किलोवाट आवर को, किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, KWH, किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा तो तुम क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। यानी किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मान लो कि 50 किलोवाट आवर है तो कितना यूनिट हुआ, 50 यूनिट।
यानी जितना किलोवाट आवर उतना यूनिट, यानी किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। गांव में कहावत है सियरा हुए अवस पुछिया रंग लेबा, ठीक है। सेम उसी तरह किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 500 किलोवाट आवर है, इसका मतलब हुआ 500 यूनिट। और आपके घर पे कभी मीटर, अगर आपके घर पे मीटर होगा तो आप देखना वहां पर स्विच होता है, स्विच को ऑन करना, स्विच को ऑन करोगे ना तो देखना ऐसे लिखा रहता है 568 किलोवाट आवर, ठीक है। तो मान लो कि अगर इतना लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 568 किलोवाट आवर तुम्हारे घर पे यूज हो चुका है, ठीक है। अब इतना किलोवाट आवर, इसका मतलब कितना यूनिट हुआ, 568 यूनिट हुआ। आप मीटर का भी ऑन करके देखना, उसमें स्विच दिया रहता है, उसको दाबते रहना, ठीक है। देखना ऐसे लिखा रहता है 568 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, 568 यूनिट हुआ, ठीक है। अब तुम भैया से पूछो भैया 1 यूनिट का कितना रुपया है, तो मान लो कि भैया बोले 1 यूनिट का 5 रुपीज है, ठीक है। तो 1 यूनिट का 5 रुपीज, तो 568 का कितना होगा, 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 5 पर कितना हो जाएगा 40, 40 कितना हो जाएगा 0, कैरी कितना बचेगा 4, ठीक है। और 5 6 कितना होगा 30, 30 या 4 कितना होगा 34 का कैरी कितना बचेगा 3, और 5 5 या 25 और 3 28, यानी 2840 रुपीज, यानी 2840। कितना आसानी से निकाल लिया, लेकिन वो तब मीटर में था तब। लेकिन आज आपको सिखाएंगे कि अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको कैसे बिल निकाल सकते हैं कि 1 महीना में कितना बिल आएगा। देखो कितना आसान है, मैं इधर चला उधर चला, मान लीजिए कि आप हैं, जो भी है आप, ठीक है, आप हैं और आपका शादी होता है, आहा, देखो कितना खुश है शादी के नाम पे, आप हैं और आपका शादी होता है, और आपका शादी होता है तो आपकी जो वाइफ होती है वो आती है घर पे आती है, और वो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि नई नई वाइफ आई है, ठीक है, नई नई वाइफ आई तो भाई आप उसका ख्याल रखिएगा, आप उसका ध्यान रखिएगा, कहीं निकल ना जाए मेरे हाथ से, ठीक है। तो आप उसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप उसको बहुत रिस्पेक्ट कीजिएगा, हर चीज़ कीजिएगा, जो बोलेगी वो कीजिएगा। आप मार्केट से नए नए चीज़ खरीद के लाइएगा, ये मतलब ये आज बनेगा, ये बनेगा, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल अलग अलग तरह के लाइएगा। अब क्या होगा, वो बोलेगी कि सुनिए ना जी, तब बोलिएगा क्या है बोलिए ना, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि वो बोलेगी कि देखिए ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत सारे सामान हैं जो ख़राब हो जा रहा है, क्यों ना आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद लें, रेफ्रिजरेटर में हम इसको रखेंगे, फ्रूट्स को लड़का के, देखो कितना ध्यान से देख रहा है, फ्रूट्स यानी सब्जी उब्जी को रखेंगे ताकि सब्जी खराब ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, उसी में हम इसको रखेंगे, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, समझ रहे। तो भाई आपकी वाइफ है, नया नया शादी हुआ, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। आप बोलिएगा ठीक है रेफ्रिजरेटर खरीदा जाएगा, तो बोलेगी सुनिए ना, हम चाहते हैं ना कि आपके साथ हम भी चले रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, हम चूज करेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदें। आप बोलिएगा वाह क्या बात है, नए नए शादी है, चलो बैठो, ठीक है। आप बैठा के लेकर जाइएगा रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए। रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गए तो आपकी वाइफ को एक रेफ्रिजरेटर पसंद आया, और रेफ्रिजरेटर जो पसंद आया उसका पावर, रेफ्रिजरेटर का पावर होता है, आप खरीदने जाइएगा ना तो हर चीज का पावर है, बल्ब खरीदते हो नहीं करता है 9 वाट 10 वाट, तो मान लीजिए कि आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, उस रेफ्रिजरेटर का पावर है 500 वाट, 500 वाट है, रेफ्रिजरेटर का पावर है 500 वाट, ठीक है, 500 वाट। अब देखो, अब तो आपका रेफ्रिजरेटर है, तो आप तो खुद जानते हैं ना कि आपके घर पे रेफ्रिजरेटर कितना चलेगा। आप 24 आवर चलाओगे, 24x7 यानी 24 घंटा चलाओगे, या एक दिन में 10 घंटा, तो आप पूछोगे सुनो ना रेफ्रिजरेटर कितना आवर चलाया जाएगा एक दिन में, तो आपकी वाइफ बोल देगी कि 10 घंटा चलेगा, 10 घंटा काफी है, ठीक है, यानी टाइम कितना हुआ 10 आवर, ठीक है। यानी पावर फ्रिज का, यानी जो रेफ्रिजरेटर खरीदे वो 500 वाट का है, टाइम कितना है 10 आवर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि संजीत सर हमको इलेक्ट्रिक बिल निकालना सिखाए थे, ठीक है, तो ये अगर एक दिन में 10 घंटा यूज होता है तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो चलो इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे एनर्जी का कि E = PT उषा, यानी पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर E का E हो जाएगा, अब P माने पावर कितना दिया है 500 वाट, तो यहाँ पर हो जाएगा 500। अब देखो बताए थे ना तुमको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा किलोवाट आवर में होता है, किलोवाट आवर में, यानी ये वाट में ना है तो किस में बदलना पड़ेगा किलोवाट, तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे,
इंटू टी मैंने टाइम कितना दिया है 10 आवर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, यानी 5 किलोवाट आवर। मतलब एक दिन में उस रेफ्रिजरेटर के वजह से अगर रेफ्रिजरेटर अगर 500 वाट का है तो एक दिन में 5 किलोवाट आवर का यूज होगा अगर आप 10 घंटा एक दिन में यूज करते हैं तो। ठीक है, अब एक दिन में मतलब 10 घंटा यूज करते हैं तो 500 किलोवाट आवर है एक दिन का, तो एक महीना कितना होगा? तो एक मंथली में हम लोग 30 डेज को ही मानते हैं। ठीक है, 30 डेज, ये मत बोलिएगा दिमाग, ठीक है, कि नहीं सर फरवरी में 28 होता है, लीफ होगा तो 29 होगा, जनवरी 31 डेज का होता है, अरे लेड कहेंगे, अप्रॉक्स 30 डेज मानते हैं। ठीक है, तो एक दिन में अगर 10 घंटे यूज करते हैं तो 500 किलोवाट आवर आता है, तो 30 डेज में कितना आएगा? 30 दिन में कितना आएगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू ये वाला 5 3 जा 50, यानी 150 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं ना। तो 150 क्या हुआ? यूनिट। यानी आपके जो रेफ्रिजरेटर वाइफ खरीदवाई है 500 वाट का, अगर वो 10 घंटा यूज होता है तो एक महीना में पूरा 150 यूनिट का यूज होगा, यानी 150 यूनिट का यूज होगा। और मान लो कि आप जहां पर रहते हो वहां पर 1 यूनिट का 5 रुपीज लगता है। ठीक है, तो पावर टोटल कितना है? सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कितना है? 150 यूनिट। और 1 यूनिट का मान लो कि आप जहां रहते हो वहां 5 रुपीज लगता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5, 15 5 कितना होगा? 75, यानी 750 रुपया। यानी आपके वाइफ का जो पसंद का जो रेफ्रिजरेटर है 500 वाट का, जिसको 10 घंटा एक दिन में यूज करेंगे, उसके वजह से पूरे महीने में 750 रुपया इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तो अगर आप चाहें तो आपके घर पे कितने बल्ब है, कितने रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एसी है, कूलर है, ठीक है, ये सारे चीज की वजह से बिजली बिल कितना आएगा आप पहले ही निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम होना चाहिए कितना यूज करना है, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेटर है तो आप खुद जानते हैं। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बिल निकलता है। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक बिल निकालने का फार्मूला, तो E = P इंटू टी, यानी एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इससे कोई भी रेफ्रिजरेटर, तो अगर आप मार्केट जाते हो आपकी वाइफ रेफ्रिजरेटर खरीदती है, ठीक है, या आप किसी की वाइफ है और अपने हस्बैंड के साथ जाती है तो रेफ्रिजरेटर खरीदती हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कितने वाट का है, जितना वाट होगा और फिर टाइम कितना यूज करते हैं उसके हिसाब से वहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा और फिर बोलिएगा इतना बिल आएगा, फिर खरीदिएगा, न तक कहीं निकल ना जाए मेरे हाथ से। कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रिक बिल निकालना सिखा दिए। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सही से इलेक्ट्रिक बिल निकाल सके। अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉलेज नहीं होगा तो आप सही से इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल हम सही से निकाल पाए तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो वैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको किसी मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। कैसे आप फॉर्मूला दिए तो आपको बता ही दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक बिल निकालना अभी तक आप सीख गए हैं। ठीक है, आप स्विच ऑन करके डायरेक्ट भी वहां से देख सकते हैं और इस तरह निकालने में काफी मजा है। इस पर न्यूमेरिकल भी दिया, आप न्यूमेरिकल अपने बुक से बनाइएगा। जब से तुमको देखा दिल धड़के के, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। अब देखो, तो देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, ये इसका मतलब बिटवीन हुआ, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर, KWH मतलब किलोवाट आवर, एंड जूल। यानी देखेंगे कि किलोवाट आवर में और जूल में किस तरह का रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे और आप में किस तरह का रिलेशन है, एक टीचर का रिलेशन है, उसी तरह किलोवाट आवर और जूल में किस तरह का रिलेशन है। तो अब देखो सिंपल एकदम, इस किलोवाट आवर को यहां पर रख लो, किलोवाट आवर का। अब इन दोनों में देखो किलोवाट को और आवर को आपस में बहुत प्यार है। ठीक है, और इतने नादान उम्र में प्यार करना ये एक गुनाह से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका लाइफ क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक है, तो इनके घर वाले सोच, मतलब ऐसा इनके घर वाले को सोचना है, मेरा नहीं। ठीक है, इसलिए हमें बुरा मत बोलिएगा। ठीक है, इनके घर वालों का सोचना है कि किलोवाट को और आवर को क्या करा दे? ब्रेकअप करा दे, ताकि इनके कैरियर संवर जाए। तो किलोवाट को और आवर को दोनों को अलग करा देते हैं ताकि इनका लाइफ बन जाए।
लाइफ बन जाए। ठीक है, अब इनको अलग करा देते हैं, तब किलोवाट भी सिंगल और आवर भी क्या होता है, सिंगल। अब ये दोनों सिंगल हो जाती हैं, जब दोनों सिंगल तब इनको अपना अहमियत यानी अपना वैल्यू समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि अभी तक किलोवाट आवर पे और आवर किलोवाट पे क्या था, डिपेंड था, जिसकी वजह से एक दूसरे का प्यार समझ में नहीं आता था। ठीक है, मतलब सॉरी, एक दूसरे का वैल्यू समझ में नहीं आता था। लेकिन अब इसको समझ में आया कि 1 किलोवाट यानी हमारे अंदर तो 1000 वाट वाला पावर है, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, और आवर कैसे, टाइम, आवर में टाइम कैसे क्या होता है, सेकंड, और सेकंड तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 3600, क्योंकि 1 आवर में कितना 60 मिनट होता है, और हर मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना, 60 में कितना होगा, 36 हुआ कि नहीं हुआ। मैं इधर चला उधर चला, तो अब देखो बाबू, अब देखो अब क्या हुआ है कि अभी दोनों बहुत इनका वैल्यू पता चल चुका है, ये दोनों कामयाब हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अब इन दोनों को मिला दें। ठीक है, तो यहाँ पर 36 है तो 36 हो जाएगा, इनटू इनका 3 जीरो और इनका 2 जीरो, कितना हुआ 5, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो बाबू, फिजिक्स में डेसिमल में रहना पसंद करता है, और डेसिमल ऐसे जगह पर लगना पसंद करता है जहां पर जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, वैल्यू हो। तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे 3.6। तो देखो अगर डेसिमल लेफ्ट साइड जाए, अगर डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जाए ना तो पावर बढ़ता है। ठीक है, अगर डेसिमल को बस अगर लेफ्ट साइड जाएगा, अगर तुम काउंट करते हो इधर से नहीं करते हो 1 10 100, ठीक है, तो डेसिमल इधर से लगाए, तो अगर बाएं साइड जाएंगे तो पावर बढ़ेगा, ब से बाएं या ब से बढ़ेगा, और दाएं बगल जाएंगे तो 10 से दाएं 10 से दहा जाएगा, तो बीच में पावर लगा देंगे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। तो इधर का है ना लेफ्ट साइड, तो एक पावर बढ़ जाएगा, 10 का पावर 5, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, और ये जो निकल गया हुआ क्या हुआ, जूल हुआ। यानी बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में मैंने KWH 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10 का पावर 6 जूल होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे, अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। ये बहुत बार एग्जाम में न्यूमेरिकल में आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। नहीं तो बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन के लिए देता है 35 × 10 का पावर 5 जूल। ठीक है, सॉरी 36 × 10 का पावर 5 जूल, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर डेसिमल लगेगा ना तो एक पावर बढ़ जाएगा, 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। याद रखिएगा, यही रिलेशन है। अगर मान लो कि 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, पूछ दे कि 5 किलोवाट आवर में कितना होगा, तो 5 से इसमें क्या कर देंगे, अगर यहाँ पूछ दे 5 किलोवाट, तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतना लिख देना। मैं तो इधर चला उधर चला। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को देख लीजिए। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अब देखो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, हीट हो जाता है। कंडक्टर हीट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके घर पे इन्वर्टर होगा, ठीक है, या आप मोबाइल फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टेलीविजन यूज करते हो, देखना अगर वो बहुत देर तक चलता है तो हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू फ्लो करने की वजह से वो क्या होता है, हीट हो जाता है, और हीट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो जब भी किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, आई मीन इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो कंडक्टर हीट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, ठीक है। अब देखो याद रखना कि यहाँ पे जिस कंडक्टर का रेसिस्टेंस हाई होगा वो ज्यादा हीट होगा। जैसे नाइक्रोम जो होता है ना, ठीक है, नाइक्रोम का वायर होता है जो कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, मतलब जितना भी हीट प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम देखिएगा, नाइक्रोम का यूज किया उसमें जाता है। तो ये जो नाइक्रोम होता है इसका रेसिस्टेंस काफी हाई होता है। आपको बताया था ना कि जिसका रेसिस्टेंस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट स्लो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट स्लो जाता है जिसकी वजह से नाइक्रोम काफी क्या ज्यादा क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका रेसिस्टेंस जितना हाई होगा उतना ही वो ज्यादा कंडक्टर हीट होगा। एग्जाम्पल में नाइक्रोम। और सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का, इसलिए सिल्वर सबसे ज्यादा कम क्या होता है, हीट होता है। तो अभी तक समझ गए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जब किसी भी कंडक्टर से
इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा कंडक्टर ज्यादा हीट होगा, तो जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस हाई होगा तो ज्यादा हीट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा अपोज करेगा। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, इन लोगों का रेसिस्टेंस कम होता है तो ये कम हीट होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, सेम यही डिफिनेशन बोलिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है, उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। और नीचे फार्मूला लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखिएगा तो जूल्स लॉ में काट देगा। ये लिखिएगा, अगर इतना लिख दिया ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज नॉन एज जूल्स लॉ, तब भी पूरा नंबर मिलता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसको जूल्स लॉ क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे, क्योंकि हीट एक एनर्जी है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, आर मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस, और टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है। अब इस फार्मूला को डिराइव कर देना है, प्रूफ कर देना है, बहुत आसान है, ठीक है। याद है हम लोग पढ़े थे भाग डब्ल्यू बेटा क्यू, यहाँ पर लिखिएगा, वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं भाग डब्ल्यू बेटा क्यू, ये हम लोग पढ़े थे भाग डब्ल्यू बेटा क्यू। अब देखो यहाँ पर भाग डब्ल्यू बेटा क्यू है ना, तो भी ये क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू, इधर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। भी पढ़े थे ना ओम्स लॉ में, भाग रेल आई, भी इक्वल टू क्या पढ़े थे, आर आई पढ़े थे ना, भाग रेल आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी के बदले में क्या लिख दीजिएगा, आर आई, और क्यू इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, आई क्यू थी। आज थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे मेमोरी में स्पेस नहीं है, ठीक है। अभी कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, बंद होने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट, ठीक है। तो भी की जगह पर हो जाएगा आर आई, आई क्यू थी, तो ये टी चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्यू के बदले में, तो क्यू के बदले में क्या लिख देंगे, आई इंटू क्या हो जाएगा, टी, और यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, तो आई आई कितना है, 2 आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ पर आर है तो आर हो जाएगा, और ये टी है तो क्या हो जाएगा टी, और डब्ल्यू माने वर्क। अब देखो वर्क, अभी कुछ देर पहले बताया था कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, और एनर्जी का ही ना फॉर्म है, एनर्जी का ही तो रूप है हीट एनर्जी, यानी ई के जगह पे क्या लिख देंगे कि आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पर लिख देना लैंग्वेज में कि ये हीट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो और फिर यहाँ पे क्या लिख देना H, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, कंडक्टर हीट होता है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा वो ज्यादा हीट होगा, जैसे नाइक्रोम, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा कम हीट होगा, जैसे कॉपर और सिल्वर, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये फार्मूला वहां पर लिख देना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो जूल, क्योंकि हीट एक एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, मैं इधर चला उधर चला, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन मतलब होता है यूजेस, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूजेस, वो एप्लीकेशन में समझना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो, अब कोई भी चीज जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, वहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूज है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, समझ ना, टोस्टर हो गया, ये सब में क्या होता है, वो बल्ब हो गया, बल्ब, ये सब में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूज होता है। अगर आप येलो वाला बल्ब देखे होंगे तो येलो वाला बल्ब जो होता है वो फिलामेंट से बना होता है, ठीक है, वो फिलामेंट से बना होता है, और फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन से बना होता है। जो आप येलो वाला बल्ब देखे हैं ना, येलो वाला बल्ब, तो उसमें जो पतला सा वायर होता है, ठीक है, वो फिलामेंट से बना होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। और ये फिलामेंट जानते हैं किससे बना होता है, टंगस्टन से,
टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है। अब देखिएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो बल्ब होता है वो फ्यूज होता है तो इसमें का ये जो फिलामेंट है ये टूट जाता है लेकिन पिघलता कभी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पिघलता है सर, ठीक है। तो बता दो बाबू कि जो ये टंगस्टन यानी जो फिलामेंट होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है लेकिन पिघलता नहीं है, क्यों? तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। और कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और कमेंट में जरूर करके बताएं कि अगला हम कौन से चैप्टर का वीडियो लेकर आए, ठीक है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट करें, हम वो अगला चैप्टर लेकर आएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में न्यू एपिसोड के साथ।